प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपके जुलाई टेस्ट अप्रैल और मई महीने के जो सिलेबस हैं आपके, उसमें से होने जा रहे हैं, जो 13 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और आपकी कक्षा का पेपर 15 जुलाई को है। तो इसलिए मैं आपको आपके व्याकरण भाग की दोहराई करवाना चाहती हूँ। मैं आपको आपके अप्रैल से मई महीने के सिलेबस में से आपको व्याकरण भाग की दोहराई करवा रही हूँ। तो आप सब बच्चों ने ध्यान से इसको देखना है और सुनना है, ताकि आप अच्छी तरह से अपने पेपर हैं जो दे सको। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे लिंग बदलो। लिंग बदलो आपने 5वीं कक्षा में ज़रूर किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माता, माता का लिंग बदलो क्या आएगा? पिता। बहन, भाई, लड़की, लड़का, पुत्री, पुत्र, पत्नी, पति, गाय, बैल, बकरी, बकरा, सिंहनी, सिंह, घोड़ी, घोड़ा, नौकरानी, नौकर, मुर्गी, मुर्गा। जोड़े देखो और बनाओ। लड़का का क्या आएगा? अभी कराया आपको, लड़की। मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी, हिरन, हिरनी, मोर, मोरनी। तो इस प्रकार से हम आगे करेंगे। अब आपके पास है निम्नलिखित अनुसार शब्दों का मिलान करो। तो आप में लिंग बदलों का मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अध्यापक, सबसे पहले है हमारे पास अध्यापक। अब देखिए इसमें क्या करना है। अध्यापक में अगर आपको लिखना आता है, मिलान करना नहीं आता पेपर में, तो आपने अध्यापक के साथ प के साथ छोटी ई की मात्रा लगा देनी है, अध्यापिका बन जाएगा। और क को आ की मात्रा। पिता, पिता का क्या आएगा? माता। बाबू, बाबू को बड़े ऊ की मात्रा डाली हुई है और इसको बनाएंगे बबुआइन, इसमें हम डालेंगे छोटे ऊ की मात्रा। पुत्र का क्या बन जाएगा? पुत्री। 5 नंबर पे है बालक, बालिका, कुमार, कुमारी। कुमार का कुमारा नहीं बनाना है, बहुत से बच्चे कुमार का कुमारा लिख के आते हैं। आपने क्या लिखना है? कुमार का कुमारी। शिक्षक, शिक्षक का क्या आएगा? शिक्षिका। अगर शिक्षिका आ जाता है तो उसका उल्ट क्या आएगा? शिक्षक। तो आपको उल्ट भी आ सकते हैं। अध्यापिका का जैसे अध्यापक लिखना आ सकता है, कुमारी का कुमार, रानी का राजा जैसे। तो आगे करेंगे युवक। 8 नंबर पर है युवक। युवक का क्या आएगा? युवकी नहीं आएगा, युवती आएगा। का की जगह आपने ता लगाना है, युवती। लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, राजा, रानी, नौकर। नौकरी नहीं लिखना, नौकरानी लिखना है, नौकरानी। तो इस प्रकार से थे लिंग बदलो। अब हम करेंगे वचन बदलो। एक से अनेक बनाने। हमारे पास कोई एक चीज़ है तो उसको हमने ज़्यादा कैसे लिखना है? हाँ, तो हमारे पास है सबसे पहले लड़का। लड़का का क्या आएगा? लड़के। बल्ला, बल्ले। पौधा, पौधे। पत्ता, पत्ते। सपेरा, सपेरे। कमरा, कमरे। ताला, ताले। इसी प्रकार आगे लड़की। लड़की का क्या आएगा? लड़कियाँ नहीं आएगा, लड़कियाँ आएगा। क को जो बड़ी ई की मात्रा है उसको हमने छोटी ई की मात्रा बना देना है, और य के साथ में आ की मात्रा और ऊपर चांद वाली बिंदी डालनी है। नदी, नदियाँ, इन सब में चांद वाली बिंदी का प्रयोग होगा। घड़ी, घड़ियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। चाबी, चाबियाँ। मछली, मछलियाँ। किताब, किताब को हम क्या बोलते हैं? किताबें। ब के ऊपर ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा और उसके साथ में बिंदी। बहन, बहनें। साइकिल, साइकिलें। तो इस प्रकार
हमने किए वचन बदलो, और अब हम वचन बदलो का क्या करेंगे, मिलान दिए हुए हैं तो मिलान करेंगे। बेटा बेटे, बंदूक बंदूकें, दुकान दुकानें, रुपया रुपए, वह वे, वर्दी वर्दियाँ, तख्ता तख्ते, कहानी कहानियाँ, सांस सांसें, नदी नदियाँ, मोटा मोटे, आँख आँखें, बच्चा बच्चे, माता माता का क्या आएगा, माते नहीं आएगा, माताएं, लड़का लड़का लड़के। तो ये थे हमारे वचन बदलो। और अब हम करेंगे शुद्ध अशुद्ध शब्द। शब्दों को अशुद्ध करके लिखा हुआ है, अशुद्ध का भाव है शब्दों को गलत लिखा हुआ है। आपने शब्द को कैसे सही लिखते हैं उसको देखना है और उसको चुनना है, चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, इन्होंने कहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द रेखा अंकित करो। रेखा अंकित का क्या भाव है कि जो शब्द आपको शुद्ध लगता है, सही लगता है, उसके नीचे आपने रेखा लगानी है, लाइन लगानी है। और अगर आपको कहा हो कि इसको अलग करके लिखो तो आपको अलग करके भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे आकाश 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 आकाश। तो इसमें सही शब्द कौन सा है, आकाश। इसको हमने रेखांकित कर दिया। दूसरे में कुसुम कुसम कुसुम कुसुम। तो इसमें कौन सा सही है, पहले वाला कुसुम। तीसरे में दैनिक 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 दैनिक, कौन सा आएगा, दैनिक। तीसरे नंबर पर जो है दैनिक। ईश्वर 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 ईश्वर, इसमें कौन सा आएगा, ईश्वर, पहले वाला। तो ईश्वर। आगे है 5 नंबर पर परमात्मा। परमात्मा को सही कैसे लिखते हैं, इसमें दूसरे वाला हम रेखांकित करेंगे। और आगे है गिड़गिड़ाना गिड़गिड़ाना। इसमें बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में गड़बड़ की हुई है, आपने सही करके लिखना है। तो इसमें कौन सा सही है, जो पहले नंबर पर है, गिड़गिड़ाना। आगे है मुक्तसर। मुक्तसर शब्द सही कैसे लिखते हैं, तीसरे नंबर वाला सही है। आगे 8 नंबर में प्रधानमंत्री, सही कैसे लिखते हैं प्रधानमंत्री को, तो इसमें दूसरे नंबर वाला सही आएगा। आपने हर जो भी शब्द आप सोचते हैं, सोचकर लिखते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़कर फिर आपने रेखांकित करना है। आगे है सहपाठी। हम चारों शब्दों में देख लेते हैं कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है। सहपाठी लिखा हुआ है तो सहपाठी पहले वाला सही आएगा, सहपाठी नहीं होता, सहपाठी होता है। आगे है सैनिक। सैनिक में दूसरे नंबर पर जो है सही। आगे है बुराई। बुराई में कौन सा आएगा, तीसरे नंबर वाला। आगे ईमानदार। ईमानदार में दूसरे नंबर वाला। आगे है दुकानदार। दुकानदार में पहले नंबर वाला। उसके आगे है साधारण, पहले नंबर वाला। उसके आगे है अध्यापक, पहले नंबर वाला। तो इस प्रकार से हमारे पास शुद्ध अशुद्ध शब्द हमने किए हैं। आपको कॉपी पर इसको लिख कर देखना है ध्यान से, और फिर आप इसके साथ अपना मिलान कर सकते हैं। तो अब हम आगे करेंगे नए शब्दों का निर्माण। बहुत ही आसान है ये, और इसमें आपको पूरे अंक आपके पेपर में आप ले सकते हो। सबसे पहला शब्द है विजय प्लस ई। तो जो प्लस का निशान बीच में डाला हुआ है उसको हमने काट देना है, और जो 2 शब्द दिए हुए हैं उनको आपस में मिला देना है। तो सबसे पहले है विजय प्लस ई। कौन सी ई डाली हुई है, बड़ी ई। तो इसका मतलब हम इसमें पहले शब्द में बड़ी ई की मात्रा ऐड कर देंगे,
इसको कैसे लिख देंगे, विजयी, विजय प्लस बड़ी ई की मात्रा, उसके आगे लालच प्लस ई, इसी प्रकार है ई लिखा हुआ है, ई की मात्रा डालते हैं तो लालची बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा डाल के। गरम प्लस ई, गर्मी, इसमें भी गरम के साथ बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, गर्मी बन जाएगा। सर्द प्लस ई, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, सर्दी बन जाएगा। घबराना प्लस आहट, अब इसमें क्या करना है, इसमें जो बड़ा आ है पीछे वाले अक्षर में बड़ा आ रहा है, आ की मात्रा होती है जो, उसको हमने आगे वाले अक्षर में ऐड कर देना है। घबराना लिखा हुआ है तो वो बन जाएगा घबराहट, घबराहट, आ की मात्रा उसमें ऐड हो जाएगी, घबराहट बन जाएगा। चिकना प्लस आहट, चिकन, चिकन और आ की मात्रा, चिकना, आ की मात्रा दोनों साइड पे लगी हुई है तो एक मात्रा हम डालेंगे, चिकना प्लस हट, चिकनाहट। इसी प्रकार आगे कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। मुस्कुराना प्लस आहट, मुस्कुराहट। सफल प्लस ता, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसी प्रकार इसको ऐड कर देना है। सफल प्लस ता, सफलता। मित्र प्लस ता, मित्रता। चतुर प्लस ता, चतुरता। सज्जन प्लस ता, सज्जनता। और इसमें साइड में लिखे हुए हैं प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। चिर प्लस निद्रा, चिर निद्रा। अन्न प्लस दाता, अन्नदाता। सह प्लस पाठी, सहपाठी। राष्ट्र प्लस प्रेम, राष्ट्र प्रेम। आत्म प्लस घातक, आत्म घातक। तो ये थे हमारे नए शब्दों का निर्माण। इसमें आपने सिर्फ जो प्लस का साइन बीच में लिखा हुआ होता है उसको हटाकर शब्दों को जोड़ देना है। बहुत ही आसान है, 1 नंबर का प्रश्न इसमें से आपको आएगा ही आएगा, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। अब हम आगे करेंगे। आगे हमारे पास हैं मुहावरे। मुहावरे में क्या होता है, आपको जो शब्द दिए हैं जैसे अंग अंग मुस्काना, तो इसका अर्थ लिखना है आपने और अर्थ लिखकर उसका वाक्य बनाना है। अंग अंग मुस्काना, इसका क्या भाव है, बहुत प्रसन्न होना। जन्मदिन के अवसर पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। आगे है अकल का दुश्मन, मूर्ख। किसको बोलते हैं हम, अकल का दुश्मन, जो मूर्ख होता है। विवाह तो अकल की दुश्मन है, उसे कुछ समझ नहीं आता। आगे है आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की अनेक इमारतें आकाश से बातें करती हैं। आगे है 4 नंबर पर आसमान सिर पर उठाना। जब आप क्लास में शोर करते हो तो मैं अक्सर कहती हूँ आप लोगों ने आसमान सिर पर उठा रखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, बहुत शोर करना। सोमवार को भी राशन की दुकान बंद मिली तो ग्राहकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना। स्मृति ने भी तो आकाश पाताल एक कर दिया था, यूं ही थोड़े पुरस्कार मिल गया। आगे है आस्तीन का सांप, मन ही मन शत्रुता रखना। जो व्यक्ति अपने मन में किसी के प्रति बैर रखता है, शत्रुता रखता है, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। राम प्रसाद तो आस्तीन का सांप निकला, अपने ही पिता के घर पर उसने चोरी कर ली। आगे है 7 नंबर पर आग में घी डालना। आग में घी डालना, जब कभी किसी की लड़ाई हो रही होती है ना, तो कोई तीसरा व्यक्ति आके और उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये तो व्यक्ति आकर आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। क्रोध को और बढ़ाना, अध्यापक की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करके महेश ने आग में घी डाल दिया। आगे है आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। लंका जलने का समाचार पाते ही रावण आग बबूला हो उठा। आगे है अपना उल्लू सीधा करना। जो व्यक्ति अपना काम निकाल के भाग जाता है उसको बोलते हैं अपना उल्लू
सीधा करना। आजकल तो हर कोई दोस्ती के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। आगे है आंखें बिछाना, बहुत आदर करना। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उसके आने पर हम उसका बहुत आदर सत्कार करते हैं, उसके लिए हम आंखें बिछाकर बैठ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बहुत आदर करना। लोगों ने नेताजी के आगमन पर, आगमन का मतलब आने पर, आंखें बिछा दी। आगे है आंखें फेर लेना, व्यवहार बदलना। स्वार्थी चित्रा ने काम निकलते ही आंखें फेर ली। जब हमारा काम निकल जाता है तो हम किसी भी दूसरे व्यक्ति से आंखें फेर लेते हैं, फिर उससे कभी बात नहीं करते। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। जब हम कभी किसी से झगड़ा कर लेते हैं तो गुस्से में बोल देते हैं, आने दे मेरी बारी, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, कहते हैं ना। आगे है कान भरना, चुगली करना। कान भरने वाले दोस्तों से सावधान रहा करो। क्लास में जब कभी आपकी लड़ाई हो जाती है बच्चों की आपस में, तो आप उसके बारे में, जैसे किसी बच्चे ने उस दूसरे बच्चे के बारे में बोल दिया कि अब तू उससे बात मत करना, ये तो सारा दिन तेरी चुगली करता रहता है। तो एक दूसरे के कान भरते रहते हैं बच्चे कि तू उसके पास मत बैठ, उसको कोई चीज़ मत दे। तो इसको बोलते हैं कान भरना। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना। इस इमारत के निर्माण कार्य में सभी व्यक्तियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक पीड़ा सहना। माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर पुत्र को अंतिम विदाई दी। तो ये थे आपके मुहावरे। आपके पाठ जो हमने किए हैं 1 से 4 तक, उन पाठों के पीछे भी जो मुहावरे आए हुए हैं वो मुहावरे भी आप सबने एक बार उसकी दोहराई जरूर करनी है। तो अब हम आगे करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से आपने सुनना है। इसमें से आपको 2 नंबर का प्रश्न आएगा। आपको कुछ भी इसमें से लिखना नहीं है, सिर्फ आपने शब्द चुनने ही हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द चुनना होगा, जातिवाचक संज्ञा का शब्द आ सकता है, भाववाचक का आ सकता है। तो क्या होती है ये संज्ञा? वह शब्द जिससे किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव या गुण का बोध हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको करवाऊंगी आगे। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि संज्ञा किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को बोलते हैं और 3 प्रकार के होते हैं इसके भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे हमारा अभिप्राय है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इसमें नाम आया है किसी भी व्यक्ति का, लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे में उनका जन्म बनारस में हुआ। तीसरे में मेला देखने गंगा पार गए। तो किसी भी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का बोध हो, तो इसमें व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसमें स्थान का नाम आ रहा है, इसमें भी स्थान का नाम आ रहा है। तो ये तीनों शब्द क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपने इन 3 वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुननी जब आ जाए आपको, तो आपने क्या करना है? लाल बहादुर शास्त्री को कर देना है अंडरलाइन, दूसरे में बनारस को कर देना है, तीसरे में गंगा को कर देना है। अब हम आगे करते हैं, आगे करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं।
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म साधारण परिवार में हो। अब हम कोई भी परिवार है, जैसे आपके गांव में सिद्धू परिवार है, कोई पंडित का परिवार है, तो हम उनको अगर मिलाकर कहते हैं कोई गिल परिवार है, तो तीन परिवार को हम परिवारों को परिवार ही बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? उनके लिए परिवार शब्द का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी परिवार है। तो इसको हम एक समूह जाति के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरे में, शास्त्री जी की पुत्री बीमार थी। तो किसी भी लड़की को अगर हम बेटी कहते हैं, बेटी शब्द हुआ या पुत्री शब्द हुआ, तो सभी लड़कियों के लिए है। तो जो शब्द सभी के लिए प्रयोग हो उसको हम जाति के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे है, उनका स्कूल गंगा पार था। अब इसमें क्या है? इसमें स्कूल है, कोई भी स्कूल। बरनाला के शहर में कोई स्कूल है, करमगढ़ के में आप में कोई स्कूल है, जहाँ कोई चंडीगढ़ में कोई स्कूल है, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में जो भी स्कूल है वो उसको हम स्कूल ही कहते हैं। तो सभी के लिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सभी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में लेते हैं। तो आगे हम करते हैं भाववाचक संज्ञा। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाव, मन के भाव जिसमें प्रकट होते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खट्टा, मीठा, सच, झूठ, ईमानदार, बचपन, मेहनत, ये सब शब्द जो हैं इसमें भाव प्रकट हो रहे हैं, गुण प्रकट हो रहे हैं। जैसे कोई शब्द है हमारे पास शब्द है, शंकर सदा सच बोलता है। तो इसमें शंकर का गुण क्या है? सच बोलना। तो जो सच शब्द है वो कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। आगे है, वह बचपन से मेहनत करता था। इसमें क्या आ गया? मेहनत शब्द। उसका बचपन से मेहनत करता था। बचपन और मेहनत शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। ईमानदारी सुख की खान है। ईमानदारी गुण है, किसी भी व्यक्ति का गुण है ईमानदारी, तो ईमानदारी भी भाववाचक संज्ञा है। शंकर आनंद से रहने लगा। आनंद का मतलब खुशी से रहने लगा, तो खुशी भी मन का भाव है, इसको हम भाववाचक संज्ञा में लेते हैं। आगे है आपके पास, बीमारी के कारण अवकाश के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। अगर आप बीमार हो जाएं स्कूल से घर जाते हुए और आप कल स्कूल ना आ सकें, तो आपने अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को, प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखना है, अब हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखना है अपनी कॉपी के बाईं ओर से आपने शुरू करना है। सबसे पहले लिखना है सेवा में। सेवा में जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, पहली बात तो जो हमारे स्कूल 12वीं क्लास तक हैं, +2 क्लास तक होते हैं, उन स्कूलों में प्रिंसिपल होते हैं। और जो स्कूल 10वीं तक होते हैं उन स्कूलों में मुख्य अध्यापक होते हैं। तो हमारा स्कूल कौन सा स्कूल है? 12वीं तक का स्कूल है। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल को हम हिंदी में प्रधानाचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधानाचार्य। सेवा में प्रधानाचार्य जी, इसको आपने ध्यान से लिखना है। पा के पैर में र, ध को आ, न को आ, च को आ, य के ऊपर में र। प्रधानाचार्य जी, स डाला हुआ है। इसका अर्थ है सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको हमने छोटा करके लिखा हुआ है, स बिंदी स करमगढ़। ठीक है। उसके बाद
बरनाला। उसके बाद आप किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं, उसके लिए हमने लिखा है श्रीमान जी। तो इन 5 लाइनों को आपने ध्यान से अपनी कॉपी पर लिखकर देखना है कि कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसको याद करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, स करमगढ़ बरनाला श्रीमान जी। तो आगे मैं लिखवाऊंगी आपको, आपने इसको पत्र को लिखना कैसे है। सविनय निवेदन यह है कि कल स्कूल से घर जाते समय मुझे तेज बुखार हो गया। क्या हो गया? तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने के को कहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने को कहा है। कृपया मुझे तिथि, जहाँ आप कोई भी तिथि किसको बोलते हैं? तारीख को। कोई भी तारीख इसमें आप डाल सकते हो। तक अवकाश देने की कृपया करें। आप प्रार्थना कर रहे हैं तो इसमें आपके जो शब्द हैं वो प्रार्थना वाले ही होने चाहिए। अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपका अति धन्यवादी रहूँगा। लड़कों ने क्या लिखना है? रहूँगा। और लड़कियाँ क्या लिखेंगी? रहूँगी। ठीक है, दोबारा मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ। सविनय निवेदन यह है कि कल स्कूल से घर जाते समय मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने को कहा है। कृपया मुझे तिथि, जो भी आप डालोगे, तक अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपका अति धन्यवादी रहूँगा या रहूँगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य। लड़के क्या लिखेंगे? शिष्य। लड़कियाँ शिष्य। उसके बाद नाम, आपकी क्लास, आपका रोल नंबर और नीचे जो भी तारीख आप जिस तारीख को अपना पत्र मुख्याध्यापक तक, प्रधानाचार्य तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे आगे कहानी लालची कुत्ता, जो आपके अप्रैल से मई के सिलेबस में है। कहानी लालची कुत्ता। ये कहानी आपने 5वीं कक्षा तक जरूर सुनी होगी। बहुत से बच्चों को ये कहानी आती भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहानी ये सुना रही हूँ। एक बार एक कुत्ते को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तभी उसे एक रोटी मिली। वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था। आनंद का मतलब उसको जो रोटी जो मिली थी उसको वो बहुत खुश होकर खाना चाहता था। इसलिए वह उसे शांति में बैठकर खाने की इच्छा से रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। शांति में बैठकर खाने की इच्छा से मतलब भी मैं इस रोटी को एक ऐसी जगह पर बैठकर खाऊंगा जहां कोई भी मुझे देख ना रहा हो, शांति हो चारों तरफ। तो वह मुंह में इसको रख कर नदी की ओर चल दिया। नदी पर एक छोटा सा पुल था। वह जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीनना चाहा। अब जो कुत्ता था उसको भूख तो इतनी लग रही थी कि उसको था कि अगर उसको और किसी की रोटी भी मिल जाए तो वह वो भी छीन के खा ले। जब नदी के पास से गुजरा उसको अपनी ही परछाई उसको दिखाई दी पानी में। उसको लगा कि कोई दूसरा कुत्ता है जो उसके पास भी रोटी का टुकड़ा है, वो उसको भी लेना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। तो उसने क्या किया, रोटी छीनने के लिए उसने भौंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। कुत्ते ने क्या किया कि उसका भी मैं रोटी का टुकड़ा छीन लूँ। उसने नदी में छलांग लगा दी। मुंह खोलते ही उसके मुंह की रोटी नदी के जल में गिरकर बह गई। जब उसने छलांग लगाई उसका मुंह खुल गया और उसकी रोटी का टुकड़ा नदी में गिरकर बह गया और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। इसलिए कहा गया है हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। किसी के पास जो चीज़ है उसको लेने की बजाय जो चीज़ हमारे पास है हमें उससे ही संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। तो ये आपकी कहानी थी लालची कुत्ता। अब हम आगे एक और कहानी करेंगे, प्यासा कौआ। बहुत ही पुरानी कहानी है। बहुत छोटे होते थे जब आप, तब से सुनते आ रहे होगे प्यासा कौआ। तो एक कहानी आप
हम आपको फिर सुनाएंगे ये प्यासा कौआ। एक प्यासा कौआ पानी की तलाश में घूम रहा था। उसको बहुत प्यास लगी थी कौए को। वो इधर उधर घूम रहा था। उसे बाग में एक घड़ा दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो घड़े में पानी बहुत कम था। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने पास पड़े कंकर एक एक करके घड़े में डालने शुरू कर दिए। कंकर मतलब पत्थर जो उसके पास पड़े थे। देखते ही देखते पानी ऊपर आ गया। कौए ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली और खुशी खुशी उड़ गया। छोटी सी कहानी है। प्यासा कौआ, कौए को प्यास लगी थी तो इधर उधर घूम रहा था। पास में एक उसको क्या दिखाई दिया, घड़ा दिखाई दिया बाग में। घड़े में पानी कम था। उसकी चोंच है जो उस घड़े में नहीं जा रही थी, तो उसने अपने पास नज़दीक पड़े हुए पत्थर कंकर उठाए और उसमें डाल दिए। कंकर डालते ही घड़े में पानी था, जो आधी जगह तो कंकर ने ले ली और जो पानी था वो घड़े में ऊपर आ गया। तो उसने पानी पिया और फुर्र से उड़ गया। अगर वो ये ना करता तो वह प्यासा ही रह जाता। तो कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। कोई भी काम है अगर हम उसको कोशिश से ध्यान से करते हैं तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। शिक्षा क्या मिलती है, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो सभी बच्चों ने इस कहानी से, प्यासा कौआ की कहानी से, यह शिक्षा लेनी है कि कोई भी काम है जो हम लगन से करते हैं तो उसको हम उस पर विजय जरूर प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि आपने अप्रैल और मई महीने का जो व्याकरण भाग मैंने आपको सारा दोहराया है वो आपने अच्छी तरह से सुनना है और अपने पेपर की तैयारी बड़े ध्यान से करनी है। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलता है बीच में तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ताकि आपकी हर एक तरह से मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं, आपको जो भी संभव बात हो वो बता सकूं। धन्यवाद।